हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपके लिए सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बच्चा पूछेगा कि क्या सर ये एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है इस चैप्टर का? जी हां, ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है और ये इस चैप्टर का बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड सेशन ही है। यानी यहां पर वो कराया जाएगा जो एग्जाम से ज्यादा ताल्लुकात रखता है। और कितना इंपॉर्टेंट है आपको इस वीडियो को देखना, ये आप ये सुनकर जान लोगे। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों मिला के एग्जाम में 21 से लेकर 24 मार्क्स तक के आते हैं। दोनों मिला के इनकी वेटेज बनती है। और जो अकेला चैप्टर नंबर 2 है, इसकी अगर बात करें तो दोस्तों ये 12 से 15 यानी 15% तक तुम्हारा पेपर कवर किया जा सकता है सिर्फ एक चैप्टर करके। कम से कम 12%, मैक्स टू मैक्स 15%। तो बहुत बड़ी वेटेज इस चैप्टर की है। इसलिए इस वीडियो को चाहे तुम टाइम ले लेकर देखो, लेकिन प्रॉपर एंड तक देखना, क्योंकि यहां पर ना आईसीआई मॉड्यूल को कुछ इस तरीके से कवर अप कराया जाएगा जिस तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं ना हर एक चीज को एबीसीडी की तरह फॉलो नहीं कराऊंगा, मैं आपको इस तरीके से फॉलो कराऊंगा कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हें तुम्हारे छाती के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर भेदने लगे। हां, बस गया, बस कॉन्सेप्ट। अब बस गया तो तुम पेपर में क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक करके आओगे। अपने हिसाब से मैंने टॉपिक अरेंज किए हुए हैं, बस आपको करने की जरूरत है। ठीक है जी, आपको बताया जाएगा कि भैया जो आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। आप आईसीआई का मॉड्यूल खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा यूनिट 1 डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में है, यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, जहां पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और यूनिट 3 सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में है। ये तीनों यूनिट की कवरेज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। हम सबसे पहले शुरू करेंगे यूनिट 1 यानी डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। आपको देखने को मिलेगा ऐसी एक फोटो आपके आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर है, जिसमें आपको दिखा रखा है कि डिमांड के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, सप्लाई की यूनिट 3 में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, और बीच में यूनिट 2 भी है यार, ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको कवर अप करना है। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है बाबू? जैसा मैं बोलूंगा, एग्जाम के अंदर जो टॉपिक सबसे पहले आपको करा रहा हूं, इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके पेपर में आने के। ठीक है जी, टॉपिक ही आपके सामने लिखा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट और वेबलिन इफेक्ट। इन चारों में से कहीं ना कहीं घूम फिर के एक क्वेश्चन जरूर पेपर के अंदर आने के चांस होते हैं। ये फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाले टॉपिक के अंदर आपको गिवन है, लेकिन इसको अलग से भी समझा जा सकता है एज अ सेपरेट टॉपिक कि एग्जाम में आ जाए। देखो, हम डिमांड से रिलेटेड बात करेंगे इस यूनिट 1 के अंदर। तो ये चार क्या है? ये चारों इफेक्ट है या इंप्रेशन मान के चलो। जब तुम किसी चीज का इंप्रेशन अपने ऊपर ले लेते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है तुम्हारे ऊपर उस चीज का इफेक्ट आ गया है। खैर, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा और दिमाग लगाएंगे। देखो जी, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, ये क्या होता है? देखो, जब कोई बंदा तुम्हें चिढ़ाकर जाए, देख मेरे पास तो आईफोन है, देख मेरे पास तो माइक्रोवेव है, देख मेरे पास तो स्कूटी है, देख मेरे पास तो वीडियो गेम है, देख मैं तो लव सर से पढ़ता हूं। जब कोई बंदा तुम्हें ऐसे चिढ़ाकर जाए, मतलब तुम्हें दिखाकर जा रहा है कि देख मेरे पास ये है, और तुम्हें वो चीज पसंद आती है और तुम उस चीज को खरीदने लगते हो, तो बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ गया। ठीक है जी, जब तुम्हें कोई चीज दिखाकर जाए और तुमने भी उसको कॉपी किया, तो इट इज कॉल्ड देखा देखी। देखा देखी, उसने पहले तुम्हें चिढ़ाया या दिखाया, फिर तुमने उसको कॉपी किया, राइट? ठीक है जी, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? वो तुम्हें डेमो देकर गया ना, देख ले ऐसा है, देख ले ऐसा है, तुमने भी उसको खरीद लिया, तुमने बोला हाँ अब मैं भी इसको खरीद रहा हूं। चलो जी, अगले पे आ जाओ। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब है दूसरों को देखा, ऑब्जर्व किया और तुमने उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। दूसरों ने तुम्हें चिढ़ाया नहीं, दूसरों ने तुम्हें डेमो नहीं दिया, दूसरों को तुम देखकर उनके जैसा काम कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। आपके ऊपर बैंड वैगन इफेक्ट आ गया अगर तुम दूसरों को कॉपी कर रहे हो, समझो? तो किसी को कॉपी करना, लेकिन वो तुम्हें चिढ़ा भी नहीं रहा, इसको हम बोल सकते हैं भेड़ चाल।
भेड़ चाल का मतलब क्या, भेड़ चाल क्यों बोले, ठीक है। अब भेड़ का क्या है ना, जहां कुछ भेड़ जाते हुए दिखे, अकेला भेड़ भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, ऐसी होता है। तो भेड़ों के झुंड के पीछे कोई भी भेड़ चल पड़ता है। तो जैसा लोग कर रहे हैं, अब यार कभी कभी क्या होता है ना, माहौल कुछ इस तरीके का बना होता है। मैं अपने गली मोहल्ले की या कॉलेज की बात बता देता हूं। कॉलेज में है ना, अपने क्लासरूम की बात बताऊंगा, एक पर्टिकुलर पार्टी को सब लोग इलेक्शन के अंदर वोट कर रहे थे। तो दूसरे को समझ नहीं आया, जो इलेक्शन से जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो वोट करने पहुंचा, तो पूछा कि कौन सी पार्टी को वोट करेगा, तो जिसको सब कर रहे थे उसने उसको वोट कर दिया। तो जो सब कर रहे हैं वही तुम कर रहे हो, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं है, वो बैंड वैगन इफेक्ट है, समझ रहे हो। अब तुम बोलोगे सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट के अंदर अंतर बता दो। आपको बताता हूं जी। दोनों का मतलब ही होता है कॉपी करना। कॉपी कर रहे हो दोनों में, तुम नकल कर रहे हो। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब तब नकल करना है जब तुम्हें कोई दिखाकर जाए, और बैंड वैगन का मतलब तुम एवं ही ऑब्जर्व करके नकल कर रहे हो। ठीक है जी, चलो जी, बात हो गई। हाँ जी, स्नोब इफेक्ट क्या होता है? स्नोब इफेक्ट का मतलब है भाई शाना बंदा। शाना जो तेज आइटम होता है ना, वो क्या करता है, वो वाले काम नहीं करेगा जो सब कर रहे होंगे। अगर सबके पास सैमसंग का फोन है और मैं बोलूं यार सब पे है सैमसंग का फोन, ये तो कॉमन हो गया, मैं तो कोई डिफरेंट फोन लूंगा, आईफोन लूंगा, तो ये मेरे ऊपर स्नोब इफेक्ट आ गया, यानी मैं उल्टा चल रहा हूं, दुनिया से उल्टा चलना, समझे। सब छोले भटूरे खा रहे हैं और मैं गया, पसंद तो मुझे भी छोले भटूरे थे, मैं गया, मैंने कहा सब छोले भटूरे खा रहे हैं, मैंने चल छोड़ यार छोले भटूरे, छोले चावल खा। दूसरों से, भीड़ से हटके कुछ अलग काम करना स्नोब इफेक्ट होता है, समझे। फिर होता है वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट होता है, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे वेबलन जी, थॉर्स्टेन वेबलन नाम है उनका पूरा। वो कहते थे कई बार बंदे के ऊपर एक ऐसा इफेक्ट आ रखा होता है, वो महंगा महंगा आइटम खरीदने के चक्कर में लगा रहता है, कॉन्सिपिकुअस मतलब प्रेस्टिजियस एक्सपेंसिव आइटम के पीछे लगा रहता है वो। तो वेबलन इफेक्ट होता है जब वो हवाबाजी करने लगता है। हवाबाजी, हवाबाजी का मतलब समझते हो, टशन, मार्केट में टशन दिखा रहा है, देख मेरे पास तो भाई गुची का ही है, अरमानी का ही है, लुई विटोन का ही है, फलाने का ही है, धमकाने का ही है। जो बंदा मार्केट में हवाबाजी कर रहा है महंगे महंगे आइटम के साथ, तो महंगा आइटम खरीद रहा है, तो वो वेबलन इफेक्ट उसके ऊपर आ गया। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। दूसरा चिढ़ाकर जाएगा तब तुम उसको कॉपी करोगे, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दूसरे को तुम ऐसे ही ऑब्जर्व करके कॉपी कर रहे हो, तो बैंड वैगन इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट तब बोला जाता है जब तुम सोच रहे हो कि जो दुनिया कर रही है मुझे उससे हटके कुछ करना है। वेबलन इफेक्ट का मतलब हो गया एक्सपेंसिव आइटम खरीद के शो ऑफ करना। हाँ, टशन का मतलब शो ऑफ करना। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहां पर आपके लिए दी हुई है। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब ऐसा लेवल, एक्सटेंट का मतलब लेवल, ऐसा लेवल जहां पर तुम किसी कमोडिटी की डिमांड इसलिए इंक्रीज करते हो कि तुम्हें यह पता है, फैक्ट पता है, दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। अदर्स भी इस कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं, इसलिए तुमने उसको परचेज करना स्टार्ट कर दिया। ये बैंड वैगन इफेक्ट है। डेमोन्स्ट्रेशन की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन तुम समझ गए कि कोई दिखाकर जा रहा है, डेमो देकर जा रहा है। अगला, स्नोब इफेक्ट क्या होता है? स्नोब इफेक्ट का मतलब कि तुम उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो जो दूसरों में डिफरेंट है, यानी दूसरे सबके सब लोग जो सामान खरीद रहे हैं, तुम्हें लगता है इसको हटा, सावन की घटा, अपन दूसरा सामान इस्तेमाल करते हैं, समझे। जैसे कि मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन अमंग ऑल, जब एक चीज समाज के अंदर सबके बीच में कॉमन बन जाती है, तो सम पीपल, शाणे लोग डिक्रीज कर देते हैं उसकी डिमांड और स्टॉप कर देते हैं उसका कंजम्पशन, तो उसके ऊपर आ जाता है स्नोब इफेक्ट। कुछ और खरीद के लाएंगे वो, जैसे सब लोग ऑल आउट खरीदे रहे मच्छर मारने के लिए, तो वो मॉर्टिन खरीद के लिए आएगा, हमें कुछ डिफरेंट करके दिखाएगा, अलग कारनामा करके दिखाएगा। तो ऐसा चतुर चालाक बंदा, यानी यहां पर क्या बोलते हैं, दिस रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव। ये रिप्रेजेंट करता है कि लोगों की डिजायर हटके है जरा, एक्सक्लूसिव मतलब हटके है, ठीक है। टू बी डिफरेंट, टू डिसएसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द कॉमन हर्ड। ये वर्ड ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है, कॉमन हर्ड, कोरोना के अंदर बहुत यूज हुआ था। जो कॉमन लोगों में चल रहा है, कॉमन हर्ड है,
उससे हटके कुछ करना स्नॉब इफेक्ट है। वेबलन इफेक्ट क्या है भैया? हाईली प्राइस्ड, महंगे महंगे आइटम खरीद रहे हो, हरियाणा में बोलते हैं छेछर, जिसको छेछर आ रहे हैं वो महंगा महंगा आइटम खरीद रहा है, उसके ऊपर वेबलन इफेक्ट आ गया। तो हाईली प्राइस्ड गुड्स को कंज्यूम करना स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, अमीर लौंडे ऐसा करते हैं, जो अमीर नहीं है वो भी ऐसा कर सकते हैं, तो भी उनके ऊपर बोलते हैं ऐसा आ रहा है। और महंगे महंगे आइटम को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स के कंजम्पशन को कॉन्सिपिकुअस कंजम्पशन बोलते हैं, कॉन्सिपिकुअस, ठीक है, कॉन्सिपिकुअस है वैसे। और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट। किसके नाम पर रखा गया है ये? थॉर्स्टेन वेबलन के नाम पर। यहां स्पेस नहीं है बीच में, ठीक है, समझ जाना, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल लोग एक्सपेंसिव कार और ज्वेलरी के अंदर ऐसा करते हैं, तो भैया वेबलन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट में कई बार बच्चे बोलते हैं कि डिफरेंस समझा दो, तो मेन डिफरेंस ये है, जो स्नोब इफेक्ट है, ये रहा स्नोब इफेक्ट का बेसिकली लेना देना है दूसरों से, कि दूसरे क्या कंज्यूम कर रहे हैं। और जो वेबलन इफेक्ट है, इसका लेना देना है प्राइस से, जो महंगा आइटम होगा वही खरीदेंगे हम। तो भैया क्या लिखा है यहां पर, लाइन पढ़ना जरा। द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्नोब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट इज दैट द फॉर्मर इज अ फंक्शन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अदर्स। फॉर्मर मतलब ये वाला, पहले वाला, ये दूसरों के कंजम्पशन से रिलेटेड है, दूसरे करेंगे तो आप नहीं करोगे। एंड द लेटर मतलब बाद वाला, यानी वेबलन इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये प्राइस से रिलेटेड है। फंक्शन का मतलब यहां पर रिलेशन है। ये आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल का डिक्टो लाइंस है, जो मुझे आपको समझानी थी। इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाता है। खैर दोस्तों, मुझे एक्चुअली आपको टॉपिक्स कराने थे एग्जाम ओरिएंटेड, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन बन रहा है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड से। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से डिमांड बदल जाती है, बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। कभी डिमांड ज्यादा है, कभी डिमांड कम है, किस वजह से? ऐसी हमारे पास 10 वजह हैं, 10 रीजन है आपके मॉड्यूल के हिसाब से। असलियत में तो 20, 500 पता नहीं कितने रीजन हो सकते हैं। हम सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सीधा सटीक जगह निशाना लगाना है, एग्जाम को टारगेट करना है। 10 रीजन है मेरे पास जिस वजह से डिमांड बदल जाती है, तो वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और देखेंगे। उसको बोलते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी इसको पुकारते हैं। और ये कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं मैं आपको बताता हूं। आपको इतना लल्लू चप्पू करके याद करा दूंगा, आप भी बोलोगे लव सर क्या मेमोरी टेक्निक बताई है। ऐसा तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी बंदे ने सीए फाउंडेशन में ये टेक्निक नहीं बनाई। देखो जी, 10 फैक्टर है। एक का नाम है TIPPER, TIPPER, टिप्पर। टिप्पर मतलब 6 फैक्टर हो गए तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, टिप्पर। फिर बनेगी गाड़ी में लगने वाली सीएनजी, और फिर ए आपको एक्स्ट्रा याद करना है। तो 10 पॉइंट आपके हो गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। आपने यहां पर ब्रेक कैसे करना है इसको भैया, टिप्पर 6 पॉइंट हो गए, सीएनजी 3 पॉइंट और हो गए, और ए मेरे कहने से एक याद कर लो यार, 10 हो गए। अब ये क्या क्या है इनके बारे में आपको बताना जरूरी है। नंबर 1 पे टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है राजा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब मैं बोलूंगा आप समझ जाना। देखो जी, कंज्यूमर को जो चीज ज्यादा पसंद आती है वो उसकी डिमांड को ज्यादा कर देता है। तो जिस कमोडिटी के लिए कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होते हैं वो उसकी डिमांड को बढ़ा देगा, और जिस कमोडिटी के लिए कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अनफेवरेबल है, मतलब कंज्यूमर उसको पसंद नहीं कर रहा, किस वजह से पसंद नहीं कर रहा? या तो उसके ऊपर स्नोब इफेक्ट आ गया कि भाई दूसरे लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इस वजह से कॉमन हो गई ये चीज, मैं इसको कंज्यूम नहीं करूंगा, है ना, तो वो उसकी डिमांड कम करेगा। तो इसलिए ये डिमांड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। जो हमने चारों इफेक्ट पढ़े हैं अभी, स्नोब, बैंडवैगन, वेबलन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, चारों के चारों इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैंने ये लिखे हुए हैं आपके मॉड्यूल में, इस सीक्वेंस से तो नहीं लिखे हुए, मॉड्यूल में 5 पॉइंट लिखे हैं आपके, 10 नहीं लिखे, और 5 के बाद अदर फैक्टर्स लिखे हुए हैं 5 अलग से। तो अदर क्या, टोटल मिला के 10 ही हो गए, तो 10 इस हिसाब से मैंने यहां लिखे हुए, ठीक है जी। अगला है इनकम ऑफ द बायर, इसको पूरा नाम लिखा है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हम खर्च कर सकते हैं। अब भैया कमाते तुम 100 रुपए हो, 3 रुपए का सरकार को टैक्स दे देते हो, तो कितने रुपए खर्च कर सकते हो? 97 ना,
तो तुम्हारी इनकम 100 रुपया है और डिस्पोजेबल इनकम 97 है। डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम विच इज रेडी फॉर कंजम्पशन, जो खर्चने के लिए तैयार है। चलो टैक्स हटा के जो इनकम है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोल लो। तो यार इनकम के बारे में क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। इनकम का तो बहुत डिफरेंट टाइप है, इनकम को मैं अलग तरीके से समझाना चाहूंगा आपको जब इनकम का पॉइंट एक्सप्लेन होगा। तो ऐसा बोलते हैं दोस्तों कि जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है और इनकम कम होती है तो क्या होता है। आप बात जरा सुनना भैया, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड कम भी हो सकती है। ऐसा कौन बोलता है? भैया इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम बढ़ने से डिमांड कम भी हो जाएगी इंफीरियर गुड्स की। अब ये इंफीरियर गुड्स क्या है? इंफीरियर गुड्स को घटिया गुड्स भी बोलते हैं, ऐसे गुड्स जो आपको पसंद नहीं है, घटिया लगती है, ठीक है। जैसे कि आप यार फुल क्रीम दूध पीते हो तो टोन्ड दूध आपके लिए इंफीरियर हो सकता है। तो जब हम अमीर हो रहे होते हैं, हमारे पास इनकम बढ़ रही होती है, तो हम घटिया चीजों का कंजम्पशन कम कर रहे होते हैं, उसी सेंस में बात है। लेकिन जब बंदा इनकम कम हो रही है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम करेगा, ठीक है जी, नॉर्मल गुड्स, और डिमांड बढ़ा देगा उन चीजों की जो उसको घटिया लग रही थी। यानी औकात पे आ जाएगा। गरीब हुआ है तो घटिया चीजें भी खानी पड़ती है, गरीबी के अंदर आटा गीला होता है, यानी गरीबी में मजबूरी के अंदर हमें सस्ते सस्ते आइटम्स को भी कंज्यूम करना पड़ता है। तो वो बात हो रही है, सस्ते सस्ते या फिर घटिया क्वालिटी की चीजों को भी कंज्यूम करना पड़ता है, बिकॉज वो अब गरीब हो रहा है बंदा, ठीक है जी। तो जब इनकम वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो उसके अंदर मैंने ये डिस्पोजेबल इनकम बताया। फिर नेक्स्ट पॉइंट बच्चा जानता है कि क्या करना है इसका। भैया पी का मतलब होता है प्राइस ऑफ ऑन गुड। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये वाला क्या लिखा है? पी। इस पी का मतलब है पॉपुलेशन, और आपकी बुक में लिखा है, ढंग से अगर बताऊं तो अदर फैक्टर के अंदर इसका नाम है, इसको लिखा हुआ है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब एक मार्केट में या एक इलाके में ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड ओवरऑल ज्यादा हो जाएगी, कम पॉपुलेशन है तो डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा मानते हैं, ठीक है जी। फिर ये है एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन वैसे लिखा हुआ है आपकी बुक में, मैंने पूरा लंबा लिख दिया इसको। कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, कई बारी लगता है कि कंज्यूमर को कल या परसों पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो कंज्यूमर आज ही अपनी गाड़ी या बाइक का पेट्रोल भरवा लेगा। जब मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है, उम्मीद हो रही है कि कल प्राइस महंगा होगा, तो मैं आज टंकी फुल करा लेता हूं। तो फ्यूचर का प्राइस अगर बढ़ता है तो मैं प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा लेता हूं, समझ रहे हो? और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ओके। लेकिन दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड में एक एक्सपेक्टेशन का पॉइंट और आएगा, जब इसका मैं आपको अलग से जब लॉ ऑफ डिमांड बताऊंगा तब बताऊंगा, एक दोबारा पॉइंट आएगा, ठीक है। आर का मतलब उस्ताद, आर का मतलब आर वाली कहानी नहीं है। आर का मतलब है प्राइस ऑफ, ये क्या लिखा है, रिलेटेड गुड्स। ये है आर का मतलब। रिलेटेड मतलब या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब ऐसी गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो जाती है, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, चाय और कॉफी, स्लाइस और माजा, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में बोलते हैं एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो इसको लोग नहीं लेंगे, इसकी जगह कोका कोला को लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो जी, रिलेटेड गुड्स में एक और होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका इस्तेमाल एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर या फिर विच आर यूज्ड जॉइंटली। जैसे कि हम बात करते हैं पेन और रिफिल एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं, या बात करो मोबाइल फोन और उसकी बैटरी एक साथ ही यूज होंगे, कार और उसका फ्यूल जैसे कि कार और पेट्रोल एक साथ ही यूज होंगे। ऐसे में बोलते हैं अगर मान लो पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल से चलने वाली कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, उल्टा रिलेशन होता है। तो जब जब पेपर में क्वेश्चन आए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, तो एक का प्राइस बढ़ेगा दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं।
और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड कम होती है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों फिर आ गया जी सी एंड जी वाले सेक्शन पे। तो यहां पर उस्ताद सी का मतलब क्या है? क्रेडिट फैसिलिटी, कंज्यूमर को जो क्रेडिट फैसिलिटी दी हुई है, और इंटरेस्ट रेट है। देखो जी, इंटरेस्ट रेट को मैंने आई लिख दिया बस। अगर इजीली क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट का मतलब लोन होता है, उधार होता है, तो जैसे कि ज्यादातर ड्यूरेबल गुड्स, मशीन, एसी, फ्रिज खरीदने के लिए लोगों को अगर आसानी से उधार मिल रहा होता है पैसा, तो वो ले लेते हैं, फिर किस्तें चुकाते रहते हैं बाद में, तो यही होता है। तो क्रेडिट फैसिलिटी अगर इजीली अवेलेबल है तो डिमांड बढ़ जाएगी। और दोस्तों इंटरेस्ट के साथ सुनो कहानी क्या है। इंटरेस्ट अगर मार्केट में कम है, यानी बैंक कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, तो लोग लोन ज्यादा ले लेंगे और फिर सामान खरीद लेंगे धड़ 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 धड़, तो डिमांड बढ़ा देंगे, है ना? ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है जी, अगला ये एन का मतलब क्या है? एन का मतलब तो देश में कहानी सेट कर दी इन्होंने। एन में लिखा हुआ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे जो देश की इनकम है, वेल्थ है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यार हमारे देश की नेशनल इनकम अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब लगभग एक जैसा सेगमेंट है यहां पर कंज्यूमर का, सबकी इनकम लगभग बराबर सी ऐसा मान के चलते हैं, तो जो भी कोई सामान बिकेगा उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, तो कोई गरीब ज्यादा है, कोई अमीर ज्यादा है, तो फिर आधी पॉपुलेशन तो किसी और चीज की डिमांड ज्यादा करेगी, आधी पॉपुलेशन किसी और चीज की डिमांड ज्यादा करेगी। यानी कंपैरेटिवली किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज्यादा नहीं होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो यहां पर इनकम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, लगभग सबकी इनकम बराबर है, यहां पर सबकी इनकम बराबर नहीं है, तो यहां बात कर रहे हैं हम दूध की। सबकी इनकम मान लो मिडिल लेवल पे है, तो सब टोंड दूध, 100 बंदे रहते हैं देश में, तो 100 किलो बिकेगा, 100 लीटर बिकेगा। यहां पर 50 बहुत गरीब है, 50 बहुत अमीर है, तो जो बहुत अमीर है वो फुल क्रीम दूध खरीद रहे होंगे, जो बहुत गरीब है वो पानी मिला के दूध खरीद रहे होंगे, आधा आधा ना। तो कंपेरेटिवली किसी भी चीज की डिमांड ओवरऑल ज्यादा यहां पर होगी। ठीक है, चलो जी अगला गवर्नमेंट पॉलिसी। भैया सरकार की पॉलिसी भी है, टैक्स और सब्सिडी की होती है ना। गवर्नमेंट जिस चीज पर टैक्स लगा दे उसकी डिमांड कम हो जाती है, टैक्स लगाने से सामान महंगा हो गया ना। फिर ए क्या है? ए बी आर एक्चुअली पॉपुलेशन से रिलेटेड है। यहां पर लिखा है एज ऑफ पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, या एज ऑफ पॉपुलेशन मान लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि मान लो तुम्हारा इलाका है, उस इलाके के अंदर छोटे छोटे बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो उस इलाके में उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी जो छोटे छोटे बच्चों को चाहिए। बेबी ऑयल की डिमांड ज्यादा होगी, बेबी सॉप्स, बेबी टॉयज की डिमांड ज्यादा होगी। जहां बुड्ढे बुड्ढे ज्यादा होंगे, ओल्ड एज के लोग ज्यादा होंगे, वहां दवाइयों की डिमांड ज्यादा हो सकती है। जहां जवान लोग ज्यादा होंगे, वहां तुम बताओ फिर कमेंट सेक्शन में किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी। तो बेसिकली दोस्तों दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर चिपकने के चांसेस होते हैं, कहीं ना कहीं से बैठेगा ही बैठेगा। जो स्टार मार्क करने वाली चीजें, लव सर आपका फेवरेट कौन सा है? तो फेवरेट लेवल पे मैं आपको बात बताऊं तो एक तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का चिपकता है पेपर में क्वेश्चन, और दोस्तों फिर कहां गया इनकम का चिपक सकता है, क्योंकि यहां इंफीरियर नॉर्मल का चक्कर होता है, यहां सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री का चक्कर होता है। अब एक बात को लेकर बच्चा बार बार परेशान है कि सर एक बात मुझे बता दो, मैं बहुत दिनों से परेशान हूं, ये गिवन गुड्स क्या होती हैं? तो मैं उस बच्चे को बताऊं, यार ये जो गिवन गुड्स हैं, इसका कोई भी दुनिया में एग्जाम्पल नहीं है। ये भी रॉबर्ट गिफन इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है गिवन गुड्स का। क्या है जी ये कॉन्सेप्ट? ये बोलता है कि दुनिया में ऐसी गुड्स भी होती हैं जिसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी, प्लस इनकम के साथ कैसा रिलेशन होगा? इनकम के साथ इंफीरियर गुड्स जैसा रिलेशन होगा, यानी इनकम बढ़ने पे डिमांड कम और इनकम कम होने पे डिमांड ज्यादा। वाई का मतलब इनकम है। तो गिवन गुड्स आर दोज गुड्स जिनका प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। ऐसी कोई कमोडिटी है? कोई बच्चा बोलता है सर डायमंड गिवन गुड है। अरे नहीं है भाई, डायमंड गिवन गुड कैसे? किसी कमोडिटी के माथे पे नहीं लिखा कि वो इंफीरियर है, नॉर्मल है या गिवन है। सिचुएशन के हिसाब से चीज बनती है कि वो गिवन है या नहीं है। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल वर्ल्ड वाइड फेमस है, मान लो कि आपके पास दो कमोडिटी है, गिवन गुड्स का इजाद ही यहां से हुआ है, मीट और ब्रेड। दो चीज है, ब्रेड सस्ता आता है, मीट महंगा आता है ऑब्वियसली।
ठीक है, एक कंज्यूमर मीट अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो ब्रेड से अपना गुजारा चला रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सडनली क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो इनकम बढ़ने से वो ब्रेड को खरीदना बंद कर देता है, यानी ब्रेड की डिमांड कम कर देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो, मीट 500 रुपए का आ रहा है, ब्रेड उसको 10 रुपए की मिल रही है, एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, ठीक है जी। अब क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, पहले वो 50 रुपए अर्न कर रहा था, अब वो 70 रुपए अर्न कर रहा है, या मान लो पहले 500 रुपए अर्न कर रहा था, अब 700 रुपए अर्न कर रहा है, जो भी है, मतलब उसकी इनकम बढ़ गई है बढ़िया लेवल पे, ठीक है। तो उसने ब्रेड की डिमांड कम कर दी, जबकि पहले वो ब्रेड ही खा रहा था। साथ साथ में क्या हुआ, अब तुम देखोगे, साथ साथ में दोस्तों प्राइस भी बढ़ गया ब्रेड का, ब्रेड का प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया, 10 से मान लो ब्रेड 11 रुपए का हो गया। मीट का प्राइस भी बढ़ गया, मीट 500 से 502 रुपए का हो गया, यहां प्राइस बढ़ा है, दोनों चीज का बढ़ा है, मान लो कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ी है, ठीक है जी। इनकम बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ने ब्रेड की डिमांड कम कर दी, ठीक है जी। और प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ने, सॉरी प्राइस बढ़ा नहीं है, मैं ये मान के चलता हूं कि प्राइस कम हुआ है, मान लो 499 का हो गया, ये 9 रुपीज का हो गया, तो प्राइस कम होने की वजह से भी कंज्यूमर ने ब्रेड की डिमांड कम कर दी। क्यों कम की भैया, कंज्यूमर अमीर हो रहा है तब भी ब्रेड को कम खरीद रहा है, प्राइस कम हो रहा है तब भी ब्रेड को कम खरीद रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास मोटा माल आ गया है, वो मीट खाएगा, तो अब ब्रेड उसके लिए गिफ एंड गुड बन जाएगा। तो अब बन जाएगा, ब्रेड हमेशा गिफ एंड गुड नहीं होता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि नॉर्मल दाल और राजमा को आप कंपेयर करो, तो मान लो दाल और राजमा दोनों महंगी हो जाती हैं और आपकी इनकम कम हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर जिस कॉमोडिटी की डिमांड आप प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ा रहे होंगे, है ना, और इनकम कम होने के साथ उसकी डिमांड बढ़ा रहे ही होंगे, तो उसको गिफ एंड गुड बोलेंगे। ज्यादा दिमाग मत चलाना, यहां पर आपसे ऐसी सिचुएशन आएगी भी नहीं पेपर में। खैर, गिफ एंड गुड के बारे में समझाना था। गिफ एंड गुड के बारे में सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ ऑफ डिमांड की तरह नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, और ये भी इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब शो करना होता है, शो, एग्जिबिट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन कौन दिखा रहा है? ऑप्शन में आपको 4-5 चीजें मिल सकती हैं, मैं 4 की बात कर रहा हूं। नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स लिख दिया। नंबर 2 पे मैंने यहां लिख दिया गिफ एंड गुड्स। थर्ड फोर्थ ऑप्शन आपको दे ही नहीं रहा, बच्चा इनमें ही चूज करेगा। सब्स्टिट्यूट गुड में भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, बच्चे जनरली इसको ठीक करके आते हैं, जबकि दोस्तों ये गलत है, ये सही है। गिफ एंड गुड्स के एक का प्राइस, गिफ एंड गुड्स में भी पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है। यहां पर मेंशन कहां है कि 2 गुड्स की बात कर रहे हैं कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है। तो 2 गुड्स है ही नहीं, तो इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड आंसर है ही नहीं, गिफ एंड गुड आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किसके द्वारा दिया गया भैया? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। कंज्यूमर सरप्लस किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। यूटिलिटी एनालिसिस किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। अरे अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उनका। खैर हम आते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। बच्चा बच्चा जानता है, इस लेवल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड होता है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को हम लिखते हैं सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस एक ग्रीक लैंग्वेज का फ्रेज है, ग्रीक
लैंग्वेज ग्रीस देश में बोली जाती है, यूरोप कंट्री का है, वहां फ्रेज है, इसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के चलो। तो क्या होगा? तो भैया प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इफ अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट देन देयर इज नेगेटिव या अपोजिट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ऑन गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को बता रहा है, जहां पर अदर फैक्टर्स जितने भी हमने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले वो सारे कांस्टेंट है। कौन से भैया? ये 10 है ना, 10 में से सिर्फ प्राइस ऑफ ऑन गुड एक्टिव है, बाकी सब कांस्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है जी। क्या लॉ ऑफ डिमांड की टेबल हो सकती है? जी हां हो सकती है, अपनी मर्जी से कोई भी टेबल बना दो, एक तरफ प्राइस एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस मान लो 10 से 20 हो गया, डिमांड 100 से 50 हो गई, तो ये लॉ ऑफ डिमांड की टेबल है। अच्छा जी, प्राइस मान लो 20 से 10 हो जाता तो डिमांड 50 से 100 हो जाती, तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई, ये भी लॉ ऑफ डिमांड की टेबल है। डायग्राम हो सकता है? जी हां डायग्राम हो सकता है। एक डिमांड कर्व बनाओ ऐसे, ठीक है जी। अब देखो इसका कोई भी पॉइंट पकड़ो, प्राइस P1 डिमांड Q1 है। अब प्राइस अगर कम करोगे P2 करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, Q2 हो जाएगी, तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई, ये भी लॉ ऑफ डिमांड है। इसका उल्टा भी करते वो भी लॉ ऑफ डिमांड होता। बस इतनी बात आपको समझनी है, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। अब बच्चा कहेगा सर डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में डिफरेंस समझा दो, इस चक्कर को लेके बड़ी भसड़ में है। देखो जी, डिमांड किसी भी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है डिफरेंट प्राइसेस पे। यानी आप घर से ये सोचकर निकले हो अगर एक समोसा 10 का मिलेगा तो मैं 5 समोसे खरीदूंगा, समोसा अगर 20 रुपए का हुआ तो मैं 3 समोसे खरीदूंगा, समोसा अगर 50 रुपए का हुआ तो मैं 1 समोसा खरीदूंगा। तो जो तुम्हारे दिमाग में अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड की पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस पूरे स्पेक्ट्रम को, इस पूरी कवरेज को बोलते हैं डिमांड। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस, है ना। लेकिन देखो जी, क्या सोचा तुमने, इधर लिखा है मैंने प्राइस, इधर लिखी है क्वांटिटी डिमांडेड। अगर 10 का एक समोसा मिला तो 5 ले लेंगे, 20 का एक समोसा मिला तो 3 ले लेंगे, 50 का समोसा मिला तो 1 लेंगे। ये टेबल किसकी है? डिमांड की टेबल है। लेकिन मैं डिमांड की टेबल में जो वर्ड यूज करता हूं वो क्वांटिटी डिमांडेड यूज करता हूं। ये क्या क्वांटिटी डिमांडेड? दोस्तों क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ऐसी क्वांटिटी है जो एक पर्टिकुलर प्राइस के सामने होती है। यानी आप सोच के चलो 10 का समोसा मिलेगा तो 5 लेंगे, तो 5 क्वांटिटी डिमांडेड है। अलग अलग प्राइस पर डिमांड की पॉसिबिलिटी को डिमांड बोलते हैं। किसी एक प्राइस के सामने जो डिमांड लिखी होती है, सामने जो क्वांटिटी लिखी होती है उसे क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। इसलिए आप टेबल और डायग्राम दोनों के अंदर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड मेंशन करते हो। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन में अगर कोई फर्क है तो बाबू एक ही फर्क है कि क्वांटिटी डिमांडेड किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर होती है, बस ध्यान रखना यही फर्क है। और एग्जाम में आ जाए डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड या फिर सप्लाई, कौन से कॉन्सेप्ट है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक फ्लो कॉन्सेप्ट। जिन चीजों को हैंड टू हैंड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसको ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम तक कैलकुलेट किया जाता है, लाइक पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर के हिसाब से, वो फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं। वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम वाले चैप्टर में होता है स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस बताओ, वहां ढंग से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है, सिर्फ मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पर इसको कर सकते हो। ठीक है जी, कोई बात नहीं जी। लॉ ऑफ डिमांड बताने के बाद मुझे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आपको बताना था। और दोस्तों मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी जानते हैं। देखो जी, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आप डिमांड कर्व सीधी लाइन बना दो या डिमांड कर्व ऐसे कर्व घुमा के बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कंक्लूजन निकलने उसके। सिर्फ और सिर्फ प्राइस को पकड़ो, सारे फैक्टर को छोड़ दो। बहुत सारे थे ना, टिप्पर, सीएनजी, बहुत सारे थे। प्राइस ऑफ ऑन गुड को पकड़ो, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी मत पकड़ो, प्राइस ऑफ ऑन गुड को। तो देखो जी, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, मैंने कर दी कम, प्राइस 10 से 20, डिमांड 100 से 50। और प्राइस कम होने की वजह से 10 से 5 हुआ तो डिमांड बढ़ जाती है, 100 से 200 हो गई, हो जाती है ना।
तो दोस्तों प्राइस की वजह से जब डिमांड बदलती है तो उस बदलाव को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड ओनली, सिर्फ प्राइस की वजह से जब बदली है, ना टेस्ट, ना इनकम, ना रिलेटेड गुड्स, ना एक्सपेक्टेशन, ना पॉपुलेशन, किसी की वजह से नहीं बदली, सिर्फ प्राइस की वजह से बदली है। तो लॉ ऑफ डिमांड की तरह पूरा लग रहा है ना प्रॉपर। हाँ बस वही है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें आपको अंदर की बात जाननी है कि अगर डिमांड बढ़ गई, ये बढ़ गई ना, तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन। डीडी का मतलब डिमांड है। अगर डिमांड कम हो गई तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए आप बात को मेरी? तो देखो जी, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन इज फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। एक्सपेंशन क्या होता है? राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। नाम सारे डिमांड के ऊपर रखे हैं। एक्सपेंशन का मतलब फैलना, बढ़ना, डिमांड बढ़ी, एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, डिमांड कम हुई, कॉन्ट्रैक्शन। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है, बसानी है भेजे के अंदर। सीरियस लेवल की पढ़ाई हो रही है, वैसे तो बहुत मजाक करके पढ़ाता हूं, लेकिन अब आपको पता है ना कि आप सीरियस लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो इस टाइम मजाक की जरूरत नहीं है। जब बैच के अंदर बच्चा आता है ऐप के अंदर, तो उसको धड़ 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 एक डिफरेंट क्लास के अंदर धीरे धीरे सिलेबस कवर कराया जाता है। लेकिन दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन सीधी बात हो रही है, एग्जाम को टक्कर मारने वाली बात हो रही है, तो वो कर रहे हैं। चलो जी, कोई बात नहीं। फिर कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम बना के दिखाओ। बना देते हैं बाबू, अपना क्या जा रहा है। ये लो जी, इधर मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा प्यार से। एक मैंने ले लिया यहां पर प्राइस, एक ले ली क्वांटिटी। यहां पर भी एक डिमांड कर्व बनाऊंगा, लगे हाथों एक्सपेंशन का भी डिमांड कर्व बना देते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने एक प्राइस ले लिया, एक क्वांटिटी ले ली। उस्ताद कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का कम होना। डिमांड कब कम होती है? जब प्राइस बढ़ता है। अपनी मर्जी से प्राइस को बढ़ा लो, पी की जगह P1 करो, टक्कर मारो, लाइन को नीचे उतार के लेके आओ। प्राइस बढ़ने से जो डिमांड कम हुई है, ये डायग्राम, ये डिमांड का कम होना कॉन्ट्रैक्शन है। यहां देखो, यहां प्राइस कम करना पड़ेगा, टक्कर मारो, लाइन नीचे लेकर आओ, तो देखो प्राइस कम होने की वजह से जो डिमांड बढ़ी है, ये डिमांड का एक्सपेंशन है। आप डायग्राम में खास बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नीचे से पॉइंट ऊपर चला गया, समझ रहे हो, और एक्सपेंशन के अंदर ऊपर से पॉइंट नीचे आ गया। तो दोस्तों ये पॉइंट जो नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए इसको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। अलोंग का मतलब ऑन, डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर ये मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है जी, और एक्सपेंशन को हम नीचे पॉइंट जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है जी, अब आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, कॉन्ट्रैक्शन को हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, यही बोलेंगे बेसिकली, और एक्सपेंशन को हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। बस ध्यान रखना, प्राइस की वजह से डिमांड में बदलाव हुआ तो वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, यानी मूवमेंट में आएगा, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। लेकिन प्राइस को छोड़कर किसी और वजह से डिमांड बदल गई, लाइक टेस्ट की वजह से, इनकम की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, क्रेडिट फैसिलिटी की वजह से, किसी और वजह से, यानी डिमांड में चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ऑन गुड, तो वो जो डिमांड में चेंज होगा वो चेंज कहलाएगा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और इसका दूसरा नाम बनेगा दोस्तों चेंज इन डिमांड। यहां पर डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। एग्जांपल के साथ देख लो, प्राइस की वजह से नहीं, मान लो प्राइस पहले भी 10 का 10 था, लेकिन डिमांड आपकी 100 से 200 हो गई, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ध्यान रखना, यहां पर मैं इंक्रीज इन डिमांड दिख रहा हूं, सिर्फ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है। अगर प्राइस उतना का उतना रहा और फिर डिमांड कम हो गई, लाइक 100 से 50 हो गई, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। मेरे साथ में बने रहेंगे, मीटर खींचते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों डायग्राम से दिखाऊं इनको जरा, ये लो जी, देख लो जी, ये मेरा पुराना डिमांड कर्व है, ये मेरा पुराना यानी ओरिजिनल यानी इनिशियल डिमांड कर्व,
अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो ये इंक्रीज इन डिमांड को दिखाता है, अगर डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो ये डिक्रीज इन डिमांड को दिखाता है। कैसे? हरे रंग के पेन को बीच में घुसा के दिखाएंगे। ये लो जी, बीच में आ गया इनके। प्राइस पकड़ लो कोई भी, प्राइस ये रहा ए। पुराने डिमांड कर्व पे डिमांड पहले Q1, दूसरे पे डिमांड Q2, तो दिख रहा है कि डिमांड पहले से ज्यादा हो गई अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो इसलिए इंक्रीज इन डिमांड को हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है जी। और यहां पर देखो हरे रंग का पेन बीच में लगाया ऐसे, पुराने डिमांड कर्व पे डिमांड Q1, नए डिमांड कर्व पे डिमांड Q2, तो डिमांड पहले से कम हो गई, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। समझे? तो दिस लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिक्रीज इन डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल बात है, हर कोई समझा देता है। पेपर में क्वेश्चन ही डिफरेंट लेवल का आ रहा है। पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे लिखा है कि देखो जी, प्राइस किसी कॉमोडिटी का पहले 100 था, अब 200 है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड आपकी पहले 100 थी, अब भी 100 है। तो बताओ ये इंक्रीज इन डिमांड है या डिक्रीज इन डिमांड है या एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है? अब बच्चा बोलेगा सर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन बोल देते, यहां तो ऐसा हो नहीं रहा। और इंक्रीज डिक्रीज होता तो उसमें प्राइस चेंज ही नहीं होता, यहां तो अलग डिफरेंट केस आ गया। दोस्तों डिफरेंट केस नहीं है ये केस है। यहां पर देखो प्राइस 100 है ना, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, मतलब डिमांड कम हुई नहीं। इसका मतलब प्राइस अगर कांस्टेंट होता तो डिमांड बढ़ी हुई होती यहां पर। तो टेबल ने थोड़ी चालाकी दिखाई है। कैसे? डायग्राम से देखते हैं। यहां पर मान लो जी ये 100 रुपए प्राइस है, यहां पर डिमांड भी 100 यूनिट की हो रही है। ठीक है जी। अब क्या है जी, सिर्फ प्राइस बढ़ा है, 100 की जगह 200 हो गया, लेकिन डिमांड भी अभी भी 100 है। डिमांड अभी भी 100 है भाई, तो नया डिमांड कर्व है ये। तो इसका मतलब अगर तुम पुराने ही प्राइस पर देखो तो आपको डिमांड बढ़ी हुई दिखती है। यानी आप ये सोच सकते हो कि अगर प्राइस यहां पर कांस्टेंट होता तो ये डिमांड बढ़ चुकी होती, क्योंकि बढ़े हुए प्राइस की वजह से भी डिमांड कम नहीं हुई। तो इसलिए दिस इज इंक्रीज इन डिमांड की टेबल, ये आ जाता पेपर में भाई। और डिक्रीज इन डिमांड की टेबल में क्या आ जाएगा? मान लो प्राइस 100 से 50 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड अभी भी चेंज नहीं हुई भैया, अभी भी 100 थी, पहले भी 100 है, तो ये डिक्रीज इन डिमांड की टेबल है। दिस इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये पेपर में आ जाता है, अच्छे से अच्छे देखते रह जाते हैं। तो मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं, एक बार क्लियर कट इस टेबल को ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब नए टॉपिक को करने का वक्त आया है, जिसमें मैं आपको कराऊंगा एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। यार ये एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब दोस्तों स्पेशल केस होता है, यानी ऐसे केसेस जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, उन सभी केसेस को बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। यानी प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है, इट्स ओके, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है, इट्स ओके। जब ये ओके नहीं होती सिचुएशन, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां पर मैं बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। नंबर 1, कॉन्सिपिक्वस गुड्स जो होती हैं। कॉन्सिपिक्वस गुड्स मतलब ऐसी गुड्स जो आप हवाबाजी के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए, स्टेटस के लिए खरीद लेते हो। महंगे महंगे आइटम हो सकते हैं, जैसे कि घर के अंदर सजावट का सामान भी हो सकता है। आप एलवी, गुची, अरमानी, डॉल्चे एंड गैबाना, हवाबाजी है, फुर्ती, कुछ भी, किसी भी चीज के लिए तुम सामान खरीद लेते हो, तो वहां पर तुम ये नहीं देखते कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम करनी है। महंगाई आइटम पेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। गिवन गुड्स वो होती हैं प्राइस के बढ़ने पे जिनकी डिमांड बढ़ती है, तो एक स्पेशल केस होता है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन। फिर कॉन्सिपिक्वस नेसेसिटीज, इस बात को ध्यान रखना। कॉन्सिपिक्वस नेसेसिटीज क्या होती है? कॉन्सिपिक्वस तो महंगा आइटम हो गया। महंगा आइटम क्या जरूरत हो सकता है? जी हाँ, महंगा आइटम आज के टाइम में हमारी जरूरत भी है। बहुत सारे देखो लोग मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकते, फ्रिज के बिना नहीं रह सकते, एसी के बिना नहीं रह सकते, माइक्रोवेव के बिना नहीं रह सकते। तो ये आइटम्स तो महंगे हैं, लेकिन ये इन्हें चाहिए चाहिए हर हाल में। स्कूटी चाहिए नहीं, तो महंगे आइटम में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। महंगे आइटम कुछ कुछ महंगे आइटम जरूरत भी बने हुए हैं हमारी। ठीक है, जैसे कि आजकल टीवी की बात कर लो। टीवी एक लग्जरी आइटम है, कॉन्सिपिक्वस है, लेकिन
नेसेसिटी भी है हमारी, ठीक है ना। ओके, अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। दोस्तों मैं ये वाला पॉइंट बोल रहा था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है, हमें लगेगा कि कल प्राइस बढ़ेंगे तो हम आज डिमांड बढ़ा देंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एक अलग सेंस में एक्सेप्शन भी है। कौन सी सेंस में? कभी कभी लोगों को लगता है कि कल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आज भी प्राइस बढ़ रहे हैं, तो कल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इससे अच्छा आज ही डिमांड बढ़ा दे। समझ रहे हो? मतलब कि जैसे कि सर्दियों के लिए गर्म कपड़े आ रहे हैं, सर्दियों का सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो गर्म कपड़े आज महंगे हैं, थोड़ी और तेज सर्दी पड़ेगी, गर्म कपड़े और महंगे हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया आज ही खरीद ले, यानी प्राइस बढ़ने पे भी तुम उसको खरीद रहे हो। समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन, कहीं फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो खाने पीने का सामान महंगा हो गया, कल और महंगा हो जाएगा, इससे अच्छा आज ही खरीद ले, ठीक है। ओके, डिमांड फॉर नेसेसरीज यानी एसेंशियल गुड्स, जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, नमक है, इन चीजों की डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ये महंगी हो तो भी आपको इसको खरीदना पड़ता ही है। स्पेकुलेटिव गुड्स होती है, सट्टे वाली गुड्स, जिसपे आप दाव लगा सकते हो, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। इसमें अलग ही तरीके की गेम चलती है। जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, अरे वाह रिलायंस के शेयर बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा होता है, तब भी उसका तुम डिमांड ज्यादा कर लेते हो। लॉ ऑफ डिमांड यहां भी काम नहीं किया। फिर जिसके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, मान लो एक पेन 5 रुपए का एक दुकान पे है, दूसरी दुकान पे वही पेन 10 रुपए का मिल रहा है, तो दूसरी दुकान से उसने पेन खरीद लिया क्योंकि उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी नहीं कि कहीं 5 का भी मिल सकता है, तो हायर प्राइस पे भी डिमांड ज्यादा हो जाती है। और जो बंदा इरेशनल होता है, इरेशनल मतलब चतुर चालाक नहीं होता, रैशनल नहीं होता, वो प्राइस को इग्नोर करता हुआ चलता है, अबे सस्ती हो महंगी हो, हटा सामान की घटा, बत्ती बुझा और माल दे, यानी प्राइस को इग्नोर कर रहा है वो, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, खरीद रहा है, यानी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा। तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों एक्चुअली क्या है ना, आपको मॉड्यूल से स्ट्रिक्ट रहना है। 11वीं 12वीं में आपने कुछ दूसरे पॉइंट भी पढ़े हो, वो तुम्हारे एमसीक्यूज में नहीं आएंगे, एमसीक्यूज में आएंगे जो आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़े हैं, इससे ही आपका वास्ता है, इससे रिलेटेड है। तो एग्जाम के अंदर जो जो क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं, वो एक तो गिवन गुड का बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेकुलेटिव गुड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और फिर कॉन्सिपिकुअस नेसेसिटी का भी इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंटों को ध्यान रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कराऊंगा, लॉ ऑफ डिमांड ही चल रहा है ना मीटर, चलो जी अगला टॉपिक देख लेते हैं, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड ही है, पेन का कलर थोड़ा सफेद रखते हैं। अगला है रीजंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी उस्ताद, लेकिन क्यों, क्या रीजन है? प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी उस्ताद, लेकिन क्यों, क्या रीजन है? ये प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन क्यों है, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है ना। तो प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन के पीछे कुछ रीजन है, रीजन दिया हुआ है हमारे पास, येलो कलर से करता हूं। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर और डिफरेंट यूजेस। होते और भी रीजंस हैं, लेकिन आपको यही करने हैं। तो इनकम इफेक्ट की बात करता हूं सबसे पहले। देखो जी, इनकम इफेक्ट की बात करूं, कैसे बात करूंगा? देखो, आपके पास 50 रुपए की इनकम है, मतलब 50 रुपए हैं जो तुम खर्च करने के लिए मार्केट में लेकर गए हो, इसको बोलते हैं रियल इनकम। जो पैसा हम कमाते हैं वो तो इनकम होता है, लेकिन कुछ तो पैसा हम खर्च करना चाहते हैं, जो पैसा हम खर्च करना चाहते हैं वो रियल इनकम होता है। ठीक है जी, 10 रुपए का एक समोसा है और भैया 50 रुपए में 5 समोसे आ जाएंगे। समोसा 50 के 5 समोसे आ जाएंगे क्योंकि 10 का एक है। ठीक है जी, अभी क्या हुआ, एकदम से ही समोसा 10 की जगह, 10 का एक था ना, समोसा 10 की जगह 25 रुपए का हो गया। तुम्हारे पास तो 50 ही रुपए हैं, अब कितने समोसे आएंगे? 2 समोसे आएंगे। दोस्तों हुआ क्या, प्राइस बढ़ने की वजह से समोसा 10 रुपए की जगह कितने का हो गया? 25 का हो गया। आप उसकी डिमांड कम कर पा रहे हो, पहले 5 खरीद सकते थे, अब 2 खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि बीच में आई तुम्हारी परचेजिंग पावर, परचेज करने की शक्ति खत्म हो गई। परचेजिंग पावर को ही बोलते हैं रियल इनकम। जो 50 रुपए है तुम्हारी, यही तुम्हारी परचेजिंग पावर है जिसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो। इस बात को समझते हुए चलना है आपने। जो पैसे घर से लेकर गया खर्च करने के लिए, ये परचेजिंग पावर है, यही रियल इनकम है। और इसकी वजह से ही हमने ये साबित कर दिया कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्यों कम हो गई। क्योंकि प्राइस बढ़ने से हमें लगता है कि हम कम परचेज कर पाएंगे, तो कैपेसिटी नहीं बची,
तो कैपेसिटी ना बचना इज द रीजन। ओके, नेक्स्ट वाला बताऊंगा, इसको मिटा के। आपको ये सारे नोट्स एक्चुअली सीए वाला के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है भैया, सब्स्टिट्यूट गुड से रिलेटेड है, ताजा ताजा है। मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ता है, वाई मान लिया पेप्सी है, उसकी वजह से कोका कोला की डिमांड बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। तो मेरे को तो ये बताना है लॉ ऑफ डिमांड के पीछे का कारण क्या है, यानी पेप्सी का प्राइस बढ़ा है तो पेप्सी की डिमांड भी तो कम हो गई होगी। ये डिमांड क्यों कम हुई? क्योंकि पेप्सी की जगह लेने वाला कोई और है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। तो कभी कभी प्राइस बढ़ने से डिमांड इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उस गुड को रिप्लेस करने के लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। चलो जी, ये भी हो गया। थर्ड नंबर पे आ जाओ, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में लगा रहता है। मान लो कोई कमोडिटी है, तुम्हें तो पता ही है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता रहता है वैसे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती रहती है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है। मान लो कि भैया तुम्हें किसी चीज से मजा नहीं आ रहा, यूटिलिटी तुम्हारी ऑलरेडी डाउन हो गई, लेकिन दुकान वाले ने उसका रेट कम कर दिया, खुशी आ जाती है। तुम्हें मजा नहीं आ रहा, चल छोड़ यार यार। जैसे कि मैं मानता हूं यार, तुम एक बहुत महंगा शैम्पू यूज कर रहे हो, लॉरियल का, मान लो लॉरियल का शैम्पू यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें मजा नहीं आ रहा, तुम्हारे बालों को सूट नहीं कर रहा, और तुमने वेला का शैम्पू खरीदने की सोची, लेकिन एकदम से पता लगता है कि लॉरियल का शैम्पू 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, तो मन ललचाएगा यार, ठीक ही है, मान लो, ले लो, है ना। तो यहां पर क्या होता है, तुम्हें चाहे मजा नहीं आ रहा था लेकिन प्राइस फॉल हुआ ना, इसकी वजह से तुम इसकी डिमांड ज्यादा कर दोगे, क्योंकि प्राइस फॉल होते ही तुम्हारा मजा ज्यादा हो जाएगा। प्राइस का फॉल होना तुम्हारे मन में यूटिलिटी क्रिएट करता है, तो हमेशा यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर होता ही है बायर का। तो प्राइस का गिरना एक तरीके का ऐसा कहता ना, जीभ लप लपाए पर रहा न जाए, लीव है, ऐसी वाली बात आ जाती है। तो प्राइस कम होना एक तरीके से जीभ लपलपाती है और बंदा उसकी तरफ खींचा चला जाता है, ठीक है। अगला है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर या एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर बोल दो, अराइवल का मतलब एंट्री होता है। ये लॉ ऑफ डिमांड के पीछे का कैसा रीजन है, देखो जी, जब प्राइस कम होता है तो न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री ले लेते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ना इसकी वजह से, तो टोटल डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। कोई बढ़ाए ना बढ़ाए, टोटल मार्केट डिमांड जरूर बढ़ जाती है, तो न्यू बायर्स के आने की वजह से, दिस इज द रीजन। अब डिफरेंट यूज ऑफ अ कमोडिटी, जैसे कि एक कमोडिटी के मल्टीपल यूज हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं भैया। चलो जी, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज हैं, पंखा भी चला सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, एसी भी चला सकते हो, और तुम्हारे पास थ्रेशर व्रेशर मशीन है तो खेती के काम भी आ सकती है, ट्यूबवेल भी चल सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस सस्ता होता है ना, तो पापा बोल देते हैं चलो यार ठीक है, पंखा भी चल लिया है, टीवी भी चल लिया है, एसी भी चल लिया है, फोन भी चार्ज हो रहा है, बहुत सारे यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ा देते हो बहुत सारे यूज करके, लेकिन जब प्राइस महंगा होता है ना, पापा बोलते हैं सारे लौंडे जो भी घर के हैं एक ही कमरे में टीवी देखेंगे, लाइट एक ही जगह जला लो, पूरे हॉल में सारे आ जाओ। तो यूज 4 कर रहे थे पहले, एक ही कर देते यूज, ठीक है ना, यूज कम करवा देते हैं, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम करवा देते हैं। तो ऐसा ही है, डिफरेंट यूज जिसके होते हैं उसके यूज को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं प्राइस बढ़ने पे, और प्राइस कम हो जाता है तो चलो यार खुले ऐश मारो, मौज काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड। अब तुम बोलोगे सर इसके अंदर डिमांड के 2 टाइप होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। डिमांड फंक्शन भी होता है, डिमांड शेड्यूल भी होता है, डिमांड कर्व भी होता है। दोस्तों वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतना कुछ खास वहां से क्वेश्चन क्रिएट होने के चांसेस नहीं है। हाँ बता देता हूं, इंडिविजुअल डिमांड एक अकेले बायर की डिमांड होती है, और मार्केट डिमांड मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उन सबकी डिमांड का टोटल होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, मार्केट डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का हॉरिजॉन्टल समीशन होता है, ठीक है। ये 2-4 बातें बस मेरी ध्यान रख लो, फिर अब अगला टॉपिक कैच करेंगे। तो यहां पर अगला टॉपिक आएगा हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। इलास्टिसिटी वर्ड क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, है ना, डिमांड में फ्लक्चुएशन।
फ्लक्चुएशन का मतलब उतार चढ़ाव, चेंजेस। डिमांड बदलती है। डिमांड किस किस को देखकर बदलती है? डिमांड प्राइस को देखकर भी बदलती है, इनकम को देखकर भी बदलती है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिस जिसको देखकर बदलती है। तो जब डिमांड प्राइस को देखकर बदले, मतलब प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा ना, तो फिर हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस की वजह से डिमांड कितनी बदली, तो उस वैल्यू को बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो जी, अगर डिमांड इनकम को देखकर बदले, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है ना नॉर्मली, तो इनकम के बढ़ने से नॉर्मली कितनी डिमांड बढ़ी है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, एक मैग्नीट्यूड, तो उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। अगर मैं सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं तो इनके प्राइस को प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। तो कभी कभी किसी और चीज का प्राइस किसी और चीज की डिमांड को बदल देता है। कभी कभी पेट्रोल का प्राइस कार की डिमांड को बदल रहा है, पेप्सी का प्राइस कोक की डिमांड को बदल रहा है, तो किसी दूसरी चीज का प्राइस किसी दूसरी चीज की डिमांड को कितना चेंज कर रहा है, इसके अगर मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे तो इट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। और अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तुम कंपनी में खर्चा कर रहे हो ना, तो एडवर्टीजमेंट तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकना चाहिए। तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए तुम खर्चा कर रहे हो, तो उस खर्चे की वजह से भी तुम्हारी डिमांड बदलेगी। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से डिमांड कितनी बदल रही है, इसको कैलकुलेट कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टीजमेंट। और इसके अलावा और बहुत सारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है, आपके सिलेबस में इतनी है, तो आपको 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करनी है। और मैं आपको बताऊं सबसे पहले और सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है, जिसको मैं जिसको ईडी से डिनोट करूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ठीक है। और जब इनकम इलास्टिसिटी की बात आएगी तो इनकम को वाई से करते हैं, तो इसको ई वाई से करूंगा। और जब क्रॉस इलास्टिसिटी की बात आएगी तो यहां पर इलास्टिसिटी, यहां लिख दिया मैंने दोनों गुड्स का नाम एक्स और वाई, तो 2 गुड्स यहां लिखूंगा। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी को इलास्टिसिटी और नीचे एक एडवर्टीजमेंट लिख दूंगा। ऐसे में सिंबल से डिनोट करूंगा, आप समझ जाओगे इस चीज को, ठीक है जी। अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। अगर प्राइस को देखकर डिमांड ज्यादा बदलती है तो बोलेंगे डिमांड ज्यादा इलास्टिक है। प्राइस को देखकर डिमांड कम बदलती है तो बोलेंगे डिमांड कम इलास्टिक है कि नहीं? ऐसा ही बोलेंगे। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखकर डिमांड बदलती है। अगर किसी की वजह से डिमांड ज्यादा बदली तो डिमांड ज्यादा इलास्टिक, अगर किसी की वजह से डिमांड कम बदली तो डिमांड कम इलास्टिक। तो मैं आपको वो फैक्टर्स पढ़ा रहा हूं, आप उस फैक्टर्स पे जरा ध्यान देना, यहां पर वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से आने के चांस है। इनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। नंबर 1 पे लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स या अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अब देखो जी, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी, थम्स अप, माजा, लिम्का, स्लाइस, स्प्राइट, 7 अप, मिरिंडा, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। कुछ गुड्स ऐसी हैं जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं होता या बहुत कम अवेलेबल होते हैं, पानी, नमक, इनका सब्स्टिट्यूट कहां है? तो वाटर, नमक या लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसी इंपॉर्टेंट चीजें जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, आप इनकी डिमांड को चेंज नहीं कर पाओगे। पेप्सी नहीं मिली तो थम्स अप ले लोगे, थम्स अप नहीं मिली तो लिम्का, लिम्का नहीं मिली तो फैंटा, फैंटा नहीं मिली तो मिरिंडा। कोल्ड ड्रिंक की डिमांड को चेंज कर सकते हो। तो यहां पर बोलेंगे जिसके जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, यानी जिसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसकी इलास्टिसिटी यानी उसकी डिमांड ज्यादा चेंज हो सकती है। पानी जैसी चीजों के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिमांड भी चेंज नहीं हो सकती। तो जिसकी डिमांड ज्यादा चेंज होगी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, जिसकी डिमांड कम चेंज होगी उसकी इलास्टिसिटी कम। चलो जी, ये लिखा है पोजीशन या पोर्शन, यहां पोर्शन होना चाहिए, पोर्शन, 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 पोर्शन कैसे लिखें? पोर्शन, पोर्शन का मतलब हिस्सा होता है, पार्ट, राइट। पोर्शन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट, कंज्यूमर का एक बजट होता है जिसको वो खर्च करने के लिए तैयार होता है। अब भैया तुम
कुछ ऐसी चीजों की बात कर रहे हो जिन पर ना के बराबर खर्चा होता है, जैसे कि माचिस, सुई, शर्ट का बटन, इन पे ना के बराबर खर्चा होता है। आप इनकी डिमांड को नहीं बदलते। शर्ट का बटन टूटा है तो आप लगवाओगे, तिल्ली चाहिए तो तिल्ली लोगे माचिस की, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं उन चीजों की जिस पर बहुत ज्यादा बजट खर्च होता है, जैसे कि लग्जरी आइटम्स, कार, एसी, टीवी, तो कंपेयर किया जाए तो जिन चीजों पर कम बजट खर्च होता है उसकी डिमांड आप चेंज नहीं करते। जिन चीजों पर ज्यादा बजट खर्च होता है उन चीजों की डिमांड आप चेंज कर देते हो अगर प्राइस बढ़ जाए तो, राइट। तो जिन चीजों पर हाई बजट है, लग्जरी आइटम्स है, वो उनकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक। जिन चीजों पर कम बजट है उन चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक। फिर पहुंचेंगे जी नेचर ऑफ नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाई। एक कमोडिटी का नेचर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक होती है जरूरी चीजें, नेसेसरीज बोलते हैं, पानी हो गया, दवाई हो गई, नमक हो गया, फिर से इसका एग्जांपल। और दूसरी कैटेगरी में डालूंगा लग्जरी आइटम्स को, इसके बिना मैं जिंदा रह सकता हूं। तो जिसके बिना जिंदा रहा जा सकता है, कार, एसी, टीवी के बिना जिंदा रहा जा सकता है, इसकी डिमांड को हम चेंज कर देंगे इजीली। और नेसेसरी गुड्स की डिमांड को इजीली चेंज नहीं कर सकते, इसलिए नेसेसरी गुड्स की डिमांड लेस इलास्टिक और लग्जरी गुड्स की डिमांड मोर इलास्टिक। हमें इसमें कंपेयर करना है दोनों जगह। अगला, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी बोलो या नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनके बहुत कम नंबर ऑफ यूज होते हैं, कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूज होते हैं। जैसे कि बात करूं मैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूजेस हैं, बटर के बहुत कम नंबर ऑफ यूज है कंपेरेटिवली। तो यार अगर बटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का प्राइस बढ़ गया तो बटर तो रोटी पे लगता है तो लगेगा लगेगा ही, खाने में डलता है लगेगा लगेगा ही, एक ही यूज है ना उसका बेचारे का, उतना उसको यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में पापा बोल देंगे अब सारे बंदे घर के एक ही कमरे में बैठ के टीवी देखो, यानी इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को कट डाउन कर सकते हैं। जिसके यूज बहुत सारे हैं उसका प्राइस बढ़ने पे, चाहे वो कितनी जरूरी चीज हो, लेकिन उसका प्राइस बढ़ने पे उसके यूजेस कट डाउन किए जा सकते हैं। तो जिनके यूज ज्यादा है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है क्योंकि उसकी डिमांड बदल सकती है, जिसके यूज कम है उसकी इलास्टिसिटी कम है, ठीक है जी। टाइम पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी कम होती है, लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इतना ध्यान रखना। कंज्यूमर की हैबिट, नशेड़ी गंजेड़ी जो भी लोग होते हैं, इसमें डिमांड इनइलास्टिक होती है, चेंज नहीं होती। टाइड डिमांड मतलब जॉइंट डिमांड की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड में क्या होता है जी कि कार और पेट्रोल है, अब कार बिना पेट्रोल के किसी काम की नहीं है, पेट्रोल बिना कार के किसी काम का नहीं है। पेन और रिफिल है, रिफिल बिना पेन के किसी काम का नहीं है, पेन बिना रिफिल के किसी काम का नहीं है। तो यहां पर डिमांड अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की करो तो इनइलास्टिक होती है क्योंकि दोनों गुड्स एक साथ खरीदनी पड़ती है, यानी डिमांड हम चेंज नहीं करते, खरीदेंगे तो दोनों खरीदेंगे। प्राइस रेंज मतलब जो महंगा सामान होगा, एक्सपेंसिव सामान, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। एक्सपेंसिव सामान की डिमांड को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो चीप सस्ता सामान होता है लोअर प्राइस का, उसकी डिमांड को कौन चेंज करता है, नहीं, उसको तो तुम खरीद ही सकते हो। तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, आपस में भिड़ भी रहे होंगे, लेकिन अलग अलग हेडिंग से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। फिर माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेकिन माइनर है, मतलब जैसे कि प्रिंटर है और कार्ट्रिज है। अब प्रिंटर महंगी चीज है, कार्ट्रिज यानी प्रिंटर की इंक बहुत सस्ती चीज है। अब चाहे वो इंक महंगी भी हो रही हो तब भी आपको वो खरीदनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि नहीं तो प्रिंटर किसी काम का नहीं है। कार और पेट्रोल का भी वही चक्कर है वैसे, ठीक है ना। टाइड डिमांड में मेरे को कार और पेट्रोल का एग्जांपल ले लिया मैंने, तुम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते थे जो दो बराबर बराबर सी चीजें दिखेंगी आपको, ठीक है। दीज आर द बेसिक फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें से कोई एक फैक्टर तुम्हारे पेपर में भिड़ सकता है क्वेश्चन बन के। अगर मैं ज्यादा आपसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो पेपर के अंदर आने लायक जो है उसके स्टार कर देता हूं भैया मैं। एक तो जो बनता है वो टाइड डिमांड का बन जाता है, ये अलग है क्योंकि टाइम पीरियड का ही बन जाता है और कंज्यूमर बजट का ही बन जाता है। 3 पॉइंट मिस मत करना कोई भी बच्चा, ठीक है जी। चलो जी ठीक है, फिर अपने पॉइंट्स पे आएंगे। मैं बता रहा था कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने हैं। देखो जी, इसको कैलकुलेट करने का एक होता है परसेंटेज मेथड, इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर शॉर्ट में लिखा है मैंने। तीसरा होता है ज्योमेट्रिक मेथड,
ठीक है जी। आपके बुक में और भी दिया हुआ है एक चौथे नंबर का, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आर्क इलास्टिसिटी वाले मेथड को आप मिड पॉइंट मेथड भी बोल सकते हो, अभी सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा आपको। और जो आपको एक्सपेंडिचर मेथड दिया हुआ है इसको तुम टोटल आउटले मेथड भी बोल सकते हो, और ज्योमेट्रिक मेथड, और आपको क्या कहते हैं पॉइंट मेथड, अलग अलग दिए हुए हैं, आप सेम मान के चल सकते हो। पॉइंट मेथड भी यही है, ध्यान रखना मिड पॉइंट और पॉइंट अलग अलग होता है। तो आप कुल मिला के 4 मेथड मान के चलो। आपकी बुक में डिफरेंटली ज्योमेट्रिक मेथड नहीं दिया हुआ, लेकिन आप इस हिसाब से करते हुए चलोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको प्रोपोर्शनेट मेथड बताता हूं, यानी परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। देखो जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारे पास 5 डिग्री है, डिग्रीज या फिर टाइप्स मान के चलो। पहली बात तो कौन कौन सी है, अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक हुई तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 से ज्यादा आया तो इट मींस डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक, यूनिट का मतलब 1 है। अगर आंसर 1 से कम आया तो डिमांड लेस इलास्टिक है, लेस देन यूनिट इलास्टिक है। अगर आंसर 0 आया तो डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब डिमांड नहीं बदलेगी किसी भी हाल में। अगर आंसर आपका इंफिनिटी आया तो इट मींस डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड बदल जाएगी, प्राइस बदले या ना बदले। आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इसमें से एक कंक्लूजन में भिड़ता है, मैच करता है। मैं बताऊंगा किस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि दोस्तों परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो ऐसे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। मैं डिराइव नहीं करके बता रहा क्योंकि रिवीजन तौर पे वीडियो चल रही है, मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं। ये होता है, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन लिखा मिला है जिसमें प्राइस की वैल्यू 10 है और फिर 5 है, डिमांड की वैल्यू पहले 50 होती है और फिर 100 होती है। क्वेश्चन में आता है कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, कुछ नहीं लिखा कि कौन से मेथड से निकालना है, तो आप परसेंटेज मेथड फॉलो करोगे। ठीक है, यही लेटेस्ट पैटर्न है, जो बात बता रहा हूं वो चलना। तो इस मेथड के हिसाब से फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी होता है। आप हमेशा छोटे वाला फॉर्मूला यूज करना। कितना आंसर आएगा जी, हम बोलेंगे ये पुराना प्राइस, ये नया प्राइस, ये पुरानी क्वांटिटी, ये नई क्वांटिटी। ठीक है जी, दोनों प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है 10 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5। प्लस माइनस के निशान को इग्नोर करो, चाहे 10 माइनस 5 करो, चाहे 5 माइनस 10 करो। फिर 100 और 50 के बीच का डिफरेंस है वो है 50। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डेल्टा क्यू बोला है या डी क्यू, ये डेल्टा पी है। ठीक है, कोई बात नहीं जी। अब फॉर्मूला पुट कर दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह लिखेंगे 50, डेल्टा पी की जगह लिखेंगे 5, पुराने प्राइस की जगह लिखेंगे 10, पुरानी क्वांटिटी की जगह लिखेंगे 50। ध्यान से मेरी बात सुनना, काटा पीटी शुरू कर दो भैया। 50 से 50 कैंसिल, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, आंसर आपका 2 आ गया। ठीक है जी, अब आपको ऑप्शन में लिखे मिलेंगे आंसर ए बी सी डी। आंसर 2, -2, 1.2, 2.1। क्या आंसर ठीक करोगे आप बच्चों? देखो आपका आंसर 2 आया है, लेकिन फिर भी अगर आपके क्वेश्चन से पहले माइनस का निशान लगा हुआ है तो आप इसको सही करोगे, इसको सही नहीं करोगे। अगर आपको बी ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप ए वाला ठीक कर देते। ये रूल है, इसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख जाओगे। पेपर में जब आ गया तो कैसे फिक्सिंग करनी है समझ जाओगे तुम। ठीक है जी, और ये माइनस का निशान क्या दिखाता है? ये माइनस का निशान चाहो तो फॉर्मूले से पहले भी लगा सकते हो, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये माइनस का निशान कोई मैथ्स का निशान नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि प्राइस और डिमांड में माइनस का रिलेशन होता है, मतलब नेगेटिव, मतलब उल्टा रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको इसका एक इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ये देखो जी दोस्तों, ये लिखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हरा रंग ले लूं। लिखा है 5% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 15% राइज इन डिमांड। 15% डिमांड बढ़ गई, 5% प्राइस कम हुआ, तो इलास्टिसिटी निकालो। अब देखो जी दोस्तों, यहां परसेंट में लिखा हुआ है सब कुछ, तो ये वाला फॉर्मूला लिखाना। 15% डिमांड बढ़ी है, 5% प्राइस में चेंज हुआ है, तो क्या करेंगे हम अपने आंसर में? परसेंटेज चेंज इन डिमांड 15, नीचे परसेंटेज चेंज इन
प्राइस 5, काटोगे तो 3 आंसर आ गया। अब यार ऑप्शन में 3 लिखा होगा तो ठीक कर देना, ऑप्शन में अगर -3 लिखा होगा तो उसको ठीक करना, समझे? पहले नंबर पे -3 को प्रेफरेंस देंगे, फिर 3 को। अब कमेंट करना है भैया इसकी वैल्यू पे, तो कमेंट यही है कि आंसर 1 से ज्यादा है तो डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक इन दैट केस। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको चटक मटक केस कराऊंगा। हम्म मैं आपको यहां पर मिड पॉइंट मेथड करा देता हूं। बच्चा मिड पॉइंट मेथड जानना चाहेगा, जब क्वेश्चन के अंदर लिखा हो मिड पॉइंट मेथड या फिर आर्क इलास्टिसिटी से कैलकुलेट करना है, तब इसको फॉलो करना। आर्क इलास्टिसिटी का जरा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है, उसको छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगभग सेम रहता है। ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये था ना पहले परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला ये था। आपको यहां पर बस दूसरा प्राइस भी प्लस कर देना है और यहां दूसरी क्वांटिटी भी प्लस कर देनी है। अब बुक में देखोगे तो बुक में कैसे लिखा हुआ है यार, बुक में डेल्टा क्यों नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस अपॉन दोनों प्राइस का डिफरेंस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को जोड़ो, दोनों क्वांटिटी को जोड़ो। आपका जो मन कर रहा है वो कर लो। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं। मान लो पुराने वाले क्वेश्चन ले लेते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, क्या लिया था, प्राइस को 10 से 5 किया था और भैया डिमांड को 50 से 100 किया था। अब इलास्टिसिटी निकालो, क्वेश्चन में लिखा होगा आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करना है। तो भैया पुराने प्राइस को पी लिया, नए को P1, पुरानी क्वांटिटी को Q, नए को Q1। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहले तो दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस ऐसे निकाल लो, चाहे 50 और 100 के बीच का डिफरेंस 50, फिर दोनों प्राइस का डिफरेंस 10 और 5 का डिफरेंस 5, मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को जोड़ो 5 और 10 15, फिर दोनों क्वांटिटी को जोड़ दो 100 और 50 150। काटा पीटी शुरू कर दो, रंग बदल देंगे यहां पर। 0 से 0 गई, 15 से 15 गया, 5 से 5 गया, आंसर इज 1। आपको आंसर में अगर -1 दिख रहा है तो -1 को टिक कर देना, वरना 1 सही होगा। अब देख रहे हो परसेंटेज मेथड से सॉल्व किया था, आंसर इसी क्वेश्चन का 2 आया था। और अगर आर्क इलास्टिसिटी मेथड से सॉल्व किया तो इसी क्वेश्चन का आंसर 1 आया। तो ये साफ है कि अलग अलग मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर भी अलग अलग आ सकता है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये है जी आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर तुम्हें इस मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पता करना है तो आप प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप कैसे प्राइस इलास्टिसिटी पता करोगे, ये याद कर लेना। आपके पास 3 केस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। ये कहता है आपको प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिश्ता चेक करना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जी प्राइस इनटू क्वांटिटी। चलो जी, रिश्ता कैसे चेक करना पड़ेगा, अगर प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है जी। अगर प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तब भी पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है जी। अगर प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस कम होगा और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो भी नेगेटिव रिलेशन है, यहां बढ़ के ये कम हो रहा था, राइट। अगर प्राइस बढ़े या कम हो टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जैसे कि भाई मान लो प्राइस 10 से 5 हुआ, क्वांटिटी 5 से 10 हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करोगे प्राइस इंटू क्वांटिटी तो 10 इंटू 5 50, यहां पर भी 10 इंटू 5 50। टोटल एक्सपेंडिचर कभी कभी कांस्टेंट भी होता है। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो सीधा कॉन्क्लूजन निकालो, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो इलास्टिसिटी 1 कब होती है, जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है। 1 नंबर का एमसीक्यू। दूसरी बात सुनो, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में उल्टा रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ भैया आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर। मान लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है जी।
तो ये बोला है पेपर में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऊपर ये ज्यादा है ये कम है, मतलब आंसर एक से ज्यादा आएगा, इसका मतलब ईडी इज मोर देन 1 है। तो बताओ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिश्ता होगा भैया, जब ईडी इज मोर देन 1 होती है तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशन होता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आया, क्वेश्चन ऐसे आया है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो बताओ प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर के साथ क्या होगा। तो आपको खुद दिमाग लगाना है, जब ये इससे ज्यादा है तो इलास्टिसिटी एक से ज्यादा, जब इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होती है तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में उल्टा रिश्ता होता है। तो ऐसे कनेक्शन बांधना था, बहुत कैडा लेवल का सांग हो गया था। चलो जी, अब बनता है जी यहां पर आपके पास ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको हम पॉइंट मेथड बोल देते हैं। इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको अगर कैलकुलेट करनी है तो बोलते हैं एक डिमांड कर्व जो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है वाई और एक्स। इस पे डिफरेंट पॉइंट मार्क कर लो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, सी वाला मिड पॉइंट है, एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है। ज्योमेट्रिक मेथड से इसके अलग अलग पॉइंट पे, यानी पॉइंट मेथड से इसके अलग अलग पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्या, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। कोई नहीं जी। तो दोस्तों आपको बताऊं, जो मिड पॉइंट होगा इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर अलग आएगा, पेपर में हॉट क्वेश्चन है ये। बताओ जी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो इस मेथड के हिसाब से 1 होती है। कैसे निकालते हैं यहां पर, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, मान लो ये पॉइंट है सी, इस पर इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, तो इससे नीचे का सेगमेंट ये लोअर सेगमेंट है, इसके ऊपर का सेगमेंट ये अपर सेगमेंट है, तो ये और ये दोनों बराबर है तो आंसर 1 ही आएगा। तो ऐसे हम अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। जो ए पॉइंट होता है इस पर कैसे निकली इलास्टिसिटी, लोअर सेगमेंट ये पूरा ऊपर लिखेंगे एक वैल्यू, अपर सेगमेंट नीचे आएगा तो 0 वैल्यू, तो यहां पर इलास्टिसिटी इंफिनिटी होगी। ऐसे ही करोगे यहां लेस देन 1, यहां 1, इधर मोर देन 1, यहां 1, यहां लेस देन 1 और यहां इलास्टिसिटी 0 आएगी। तो आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखने हैं क्योंकि आपका एमसीक्यू लेवल का पेपर है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व बहुत माइनर लेवल पे होती है। बस आपको इस डायग्राम में तो कोई कैलकुलेशन ध्यान रखनी ही नहीं है। ये दोस्तों आपका मैंने बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फंडा है, लेकिन अब आगे क्या करना है आपको, क्या करना है, मैं आ जाता हूं आपके प्राइस इलास्टिसिटी के बाद। हाँ 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 हाँ, चलो 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 चलो, यहां पर आएंगे दोस्तों हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का बहुत सिंपल और बेसिक फॉर्मूला गिवन है, इसको मैं EY बोलूंगा। मैं बोल रहा था वो तो बहुत सारे मेथड सकते हैं, लेकिन सिंपल परसेंटेज मेथड फॉलो करना है। तो यहां पर इनकम इलास्टिसिटी भी होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो कैसे निकलता है ये, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम मल्टीप्लाइड बाय पुरानी इनकम अपॉन पुरानी डिमांड। जैसे आपको 2 इनकम और 2 क्वांटिटी गिवन होगी, आपको सेम परसेंटेज फॉर्मूला प्राइस वाला था, बस प्राइस की जगह इनकम गिवन होगी, ऐसे ही फॉलो करना है। खैर इसके अंदर आपको एक जबरदस्त कमेंट करनी है, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम की वैल्यू, इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत मैटर करती है भैया। अगर इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू नेगेटिव है तो आप बोलोगे जिस कॉमोडिटी की वैल्यू नेगेटिव है वो इंफीरियर गुड है। वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब इनकम और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आप बोलोगे नॉर्मल गुड्स है। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन बनता है भैया, पॉजिटिव में वैरायटी है, अगर वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो अलग बात है, अगर 1 to इंफिनिटी के बीच में है तो अलग बात है। अलग बात क्या है, 0 to 1 के बीच में है तो बोलते हैं कि नेसेसरी है, यानी नेसेसिटीज गुड्स है, एसेंशियल गुड्स बोल सकते हैं। और अगर 1 to इंफिनिटी के बीच में यानी 1 से ज्यादा आंसर है तो आप बोलोगे कि हम लग्जरी गुड्स की बात कर रहे हैं।
तो गुड्स जितनी लग्जरी है उसका आंसर इनकम इलास्टिसिटी से निकाला जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ इनकम इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है तो बताओ गुड्स इंफीरियर है या नॉर्मल है, तो इंफीरियर है। अगर 0 से ज्यादा है तो वो नेसेसरी भी हो सकती है और लग्जरी भी हो सकती है, डिपेंड्स कि 0 to 1 के बीच में है। मान लो 0 भी है तो नेसेसिटी हो गई है, समझ रहे हो, 0 पे भी नेसेसिटी है और 1 पे भी नेसेसिटी है, ऐसा मान लो, ठीक है। और 1 to इंफिनिटी है, मतलब एक तरीके से 1 से जितनी ज्यादा है उतनी लग्जरी आइटम है, समझ गए, ये मान के चल लो। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। अगला मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, यहां पर बात करेंगे हम क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। क्रॉस दोस्तों, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, बिल्कुल मैं इसको डिनोट करूंगा इलास्टिसिटी एक एक्स एक वाई। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे गुड एक्स और गुड वाई जिनके बीच में निकाल रहे हैं हम, ये वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ये आपको फिर बता रहा हूं, डिटेल में नहीं करा रहा मैं, ठीक है। अगर इसका आंसर आपका नेगेटिव आता है तो हम बोलेंगे दोनों गुड्स के बारे में कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि पता लगाने के लिए बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्स भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर 0 आया तो आप साफ बोलोगे जिन गुड्स के बारे में बात हो रही है वो ना तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना सब्स्टिट्यूट है, वो नॉट रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसी कौन सी गुड्स होती है, जैसे कि मान लो एसी और पेन, एसी और पेन का कोई रिश्ता ही नहीं है। एसी और रिमोट की बात करते तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती, उनका आंसर नेगेटिव आता। अगर आप पेप्सी और कोक की बात करोगे तो उनका आंसर पॉजिटिव आएगा। जितना ज्यादा आंसर आएगा उतने ज्यादा लार्जर सब्स्टिट्यूट्स हो जाएंगे, ठीक है, उतने ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। जितना कम आंसर आएगा, मतलब जस्ट आंसर 0.1 आया है तो बहुत कच्चा लेवल है सब्स्टिट्यूशन का, जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की इलास्टिसिटी इंफिनिटी होती है, इंफिनिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है इसका मतलब गुड्स, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सेम है लगभग। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बात करेंगे भैया हम इसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा फॉर्मूला देख लो जी, इसका फॉर्मूला होता है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड 1, मान लो x की क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड 2 यानी y की क्वांटिटी, ऐसे करके निकाल लेते हैं। और इसको कैसे निकालोगे, मान लो क्वांटिटी x का प्राइस कितना बदला अपॉन क्वांटिटी y का प्राइस कितना बदला, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस y का अपॉन पुरानी क्वांटिटी x की। अब मिड पॉइंट लग रहा है तो दोनों को प्लस भी कर सकते हो, यहां पर दोनों क्वांटिटी इसकी, दो क्वांटिटी गिवन होगी, दो प्राइस गिवन होंगे ना, दो क्वांटिटी भी गिवन होगी। यही वाला मेथड लगा रखा है किताब के अंदर, ठीक है जी। चलो जी ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी भी तो गिवन है, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भैया एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है कि हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कमोडिटी के ऊपर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा आया है, प्राइस में कितना खर्चा आया है, उस बेसिस पे हम रिजल्ट निकालते हैं कि अगर ये इलास्टिसिटी का आंसर 1 से ज्यादा है तो मतलब परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, नीचे लिखनी है फॉर्मूला, यहां पर गलत लिख दिया उस्ताद। फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कर दिया था मैंने, कहां दिमाग चला गया था। मतलब डिमांड हमेशा ऊपर आती है और दूसरी चीज नीचे आती है। प्राइस इलास्टिसिटी है तो नीचे प्राइस आएगा, इनकम इलास्टिसिटी है तो नीचे इनकम आएगा। मैं देख लूं पहले, इनकम ही लिखा था नीचे यार। हाँ हर जगह सही किया, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसका। तो अगर इसका आंसर 1 से ज्यादा आया है तो आप बोलोगे जितना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है डिमांड उससे ज्यादा चेंज हो गई है। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तब आंसर 1 से ज्यादा आता है। अगर ये दोनों बराबर है तो आंसर 1 आएगा। अगर नीचे वाला खर्चा ज्यादा है और डिमांड उस रेशो में चेंज नहीं हुई तो आंसर 1 से कम आता है। इन चीजों पे हमें ध्यान रखना है, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी। दोस्तों आगे अगर मैं आपको बताऊं, मेन मुद्दे की बात बताऊं, फिर आपका यहां से कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट है।
कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व, और फिर पढ़ेंगे हम यहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व से कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होता है। वैसे इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हिक्स ने, जे आर हिक्स ने, ठीक है। कार्डिनल, ऑर्डिनल यूटिलिटी टाइप चीजें यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इस यूनिट के अंदर हम सप्लाई को छेड़ेंगे। सप्लाई के अंदर सेम वैसा ही पढ़ेंगे जैसा डिमांड के अंदर पढ़ा है, बस उसका उल्टा 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 चलता जाएगा। वो कॉन्सेप्ट वहां पर होंगे दोस्तों। ये हिस्सा होगा यूनिट 2 का, ये हिस्सा होगा यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, ठीक है। मुझे क्या लगता है कि अभी तक मैंने जितना आपको कॉन्सेप्ट कराया है, ठीक है, उसकी आपको एक बारी, मतलब कई बार क्या होता है ना, एक बच्चा एक बार में सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाता, और पढ़ेगा भी तो बहुत लंबे टाइम तक, उसको ध्यान में रखना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी थ्योरी ऑफ डिमांड पे इस क्लास को यहां पर स्टॉप करना चाहिए। आगे की वीडियो में आपके लिए कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई के लिए लेकर आऊंगा, और मतलब उसके अंदर आप उसको कवर अप कर पाओगे तो अच्छे लेवल पे कवर अप कर पाओगे। स्टार्टिंग में मैंने कहा था यार कि मैं पूरा का पूरा इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि सही वही होगा। देखो, सही टाइम पे जो अपने डिसीजन को मॉडिफाई कर ले, ही इज द राइट पर्सन, ठीक है ना। अप्रोच सही समय पर सिचुएशन को देख के बदलनी चाहिए। तो अब यहां पर जो मैटर बनता है, उस मैटर के हिसाब से आपको जितना मैंने डिमांड का कराया वो कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, और दोस्तों एक सही अप्रोच को पहचानो। देखो जी, सही अप्रोच मैं क्या बोलूंगा आपके लिए, ठीक है। सही अप्रोच मैं बोलूंगा कि जब आप इकोनॉमिक्स का पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, इस बात को ध्यान रखना। फिर आपके पास एमटीपी के क्वेश्चन होंगे, वो नहीं छोड़ोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो नहीं छोड़ोगे। हम हर एक चीज आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। तो आप बस साथ बने रहोगे तो आपके सारे काम होते रहेंगे। जो ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट की गई है, इसका पर्पस यही है कि काफी सारे बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर थोड़े तन्हाई में थे, परेशान हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, जो मतलब दिक्कतें आ रही थी, तो काफी हद तक मतलब उस कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो जाए धड़ 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 धड़, तो बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाए। मैंने ये मान के बाबू आपको पढ़ाया है यहां पर कि आपको पहले से चीजें आती थी, आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखे थे, क्योंकि ये रिवीजन थी, समझ रहे हो। रिवीजन क्लास में आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं चीजों को, अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा हूं, ठीक है जी। तो फिर ठीक है, अब मैं आपको टाइम टू टाइम कंटेंट की वीडियोस देता रहूंगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।